दोस्तों, इंडिया में गोल्ड ज्वेलरी सिर्फ फैशन नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिशन और इमोशन का कॉम्बिनेशन होता है। सोचिए, अगर एक होलसेल गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर आईपीओ के थ्रू स्टॉक मार्केट में एंट्री ले ले, तो क्या ये अपॉर्चुनिटी होगी या रिस्क? आज हम बात करने वाले हैं ग्रोवर ज्वेलर्स लिमिटेड के आईपीओ की। ये कंपनी अपना आईपीओ एसएमई सेक्टर में लेकर आ रही है। इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, सेल्स स्ट्रक्चर और मार्केट रीच, साथ ही साथ पॉजिटिव्स और रिस्क देखेंगे और एंड में देखेंगे कि इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड। आईपीओ शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। ग्रोवर ज्वेलर्स लिमिटेड, जिसकी शुरुआत 2021 में हुई थी, मतलब एक रिलेटिवली यंग ज्वेलरी कंपनी है। कंपनी का कोर बिजनेस है होलसेल गोल्ड ज्वेलरी का मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग। ग्रोवर ज्वेल्स प्राइमरली ऑपरेट करती है दिल्ली बेस्ड ज्वेलरी हब से, जहां से होलसेल और रिटेल दोनों सेगमेंट को केटर किया जाता है। कंपनी के 2 फिजिकल शोरूम है, करोल बाग न्यू दिल्ली और चांदनी चौक दिल्ली में। ये लोकेशन ज्वेलरी ट्रेड के लिए काफी स्टैब्लिश्ड मानी जाती है। अगर कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो ग्रोवर ज्वेल्स का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है। कंपनी ऑफर करती है प्लेन गोल्ड ज्वेलरी, स्टड ज्वेलरी, सेमी फिनिश्ड ज्वेलरी अवेलेबल होती है 22 कैरेट में, 20 कैरेट में और साथ ही साथ 18 कैरेट में। साथ ही कंपनी हॉलमार्क ज्वेलरी, नॉन हॉलमार्क ज्वेलरी, ये फ्लेक्सिबिलिटी कंपनी को डिफरेंट बायर सेगमेंट को सर्व करने में मदद करती है, चाहे वो होलसेलर हो, रिटेलर हो या एंड यूजर हो। इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ऑपरेशनल लेवल पर कंपनी 2 की सेगमेंट में काम करती है। नंबर 1 है मशीन मेड चेन मैन्युफैक्चरिंग, जहां हाई वॉल्यूम डिमांड के लिए स्टैंडर्डाइज्ड डिजाइन, फास्टर प्रोडक्शन और डिलीवरी। नंबर 2 पर आता है कास्टिंग ज्वेलरी प्रोडक्शन, जहां पर कंटेम्पररी एंड फैशन ओरिएंटेड डिजाइन, बेटर डिटेनिंग, डिजाइन फोकस्ड कस्टमर्स के लिए। इस डुअल मॉडल का फायदा यह है कि कंपनी वॉल्यूम प्लस डिजाइन दोनों सेगमेंट को साइमल्टेनियसली सर्व कर सकती है। अगर हम इस कंपनी के सेल्स स्ट्रक्चर और मार्केट रीच की बात करें तो ग्रोवर ज्वेल्स अपनी सेल्स को 3 डिविजन्स में क्लासिफाई करती है: होल सेल्स, रिटेल सेल्स और साथ ही साथ कंज्यूमर सेल्स। कंपनी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है और यहाँ से कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग B2B नेटवर्क डेवलप किया है। इस कंपनी की जो प्रेजेंस है वो लाल बाग 20 इंडियन स्टेट में B2B रीच, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूएई, एसएमई ज्वेलरी कंपनी के लिए एक्सपोर्ट एक्सपोजर एक पॉजिटिव इंडिकेटर माना जाता है। अगर इस कंपनी की एम्प्लॉय स्ट्रेंथ की बात करें तो 68 एम्प्लॉयज के साथ ये कंपनी अपना बिजनेस ऑपरेट करती है। इसका मतलब होता है लीन ऑर्गेनाइजेशन है, कॉस्ट कंट्रोल का बेनिफिट है, लेकिन साथ ही स्केलेबिलिटी पर एग्जीक्यूशन प्रेशर भी होता है। बात करते हैं इस कंपनी की पॉजिटिव्स की, जहां पर ग्रोवर ज्वेल्स एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। गोल्ड ज्वेलरी सेक्टर स्ट्रक्चरल डिमांड, प्रेजेंस इन मेजर ज्वेलरी हब जैसे दिल्ली, कॉम्बिनेशन ऑफ होलसेल, रिटेल एंड कंज्यूमर सेल्स, मशीन प्लस कास्टिंग मैन्युफैक्चरिंग मॉडल, पेन इंडिया B2B रीच, एक्सपोर्ट एक्सपोजर ऑस्ट्रेलिया और यूएई जैसे देशों में। ये फैक्टर कंपनी को एक ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी एसएमई प्ले बनाता है। हर आईपीओ के साथ कोई ना कोई रिस्क है। वैसे ही अगर हम इस कंपनी के आईपीओ के साथ रिस्क देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग हिस्ट्री काफी शॉर्ट है। सिर्फ 2021 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ज्वेलरी बिजनेस हाईली वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव होता है। गोल्ड प्राइस वोलेटिलिटी का डायरेक्ट इम्पैक्ट मार्जिन पर रहता है। कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से, लिमिटेड नंबर ऑफ शोरूम है जो ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन को दिखाता है। अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल की, जहां पर 4 फरवरी के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है, 6 फरवरी तक खुला रहेगा, 11 फरवरी के दिन लिस्टिंग होने वाली। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर 83 से 88 रुपीज का प्राइस बैंड होने वाला है। 33.83 करोड़ का आईपीओ साइज है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है। एनएससी का एसएमई आईपीओ, जहां मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,81,600 रुपए के लिए करना होगा। बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जहां कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स मार्च 23 से अक्टूबर 25 तक के शो किए हैं, जहां असेट 11.71 करोड़ की थी जो बढ़ के 67.51 करोड़ हो चुकी है। इनकम की बात करें तो 255.11 करोड़ थी जो बढ़ के 273.22 करोड़ हो चुकी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2.71 करोड़ का था जो बढ़ के 10.45 करोड़ हो चुका है। एबिटा 4.10 करोड़ था जो बढ़ के 14.62 करोड़। नेटवर्थ 6.29 करोड़ की थी जो बढ़ के 27.14 करोड़ हो चुकी है। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो 3.63 करोड़ की थी जो बढ़ के 16.48 करोड़ हो चुकी है। और बोरोइंग की बात करें तो 3.74 करोड़ थी जो बढ़ के 28.30 करोड़ हो गई। ओवरऑल अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के एसेट, इनकम, पेट और एबिटा में ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके साथ ही नेटवर्थ और रिजर्व्स भी काफी पॉजिटिव ग्रोथ ट्रेंड नजर आ रहा है, जो कंपनी के एक्सपांडिंग बिजनेस को और री इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न ये है कि कंपनी का डेप्थ लेवल काफी ज्यादा है, जो फाइनेंशियल रिस्क को
बढ़ाता है और इन्वेस्टर्स के लिए चिंता का विषय हो सकता है। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की, जहां पर 31 मार्च 2025 से अगर बात करें, आरओई 45% था जो गिर के 30.62% हो चुका है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.56 का था जो बढ़ के 1.04 हो चुका है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 45.67% था जो घट के 38.52%। पेट मार्जिन 1.65 से बढ़ के 2.21%। इबिटा मार्जिन 2.44% से बढ़ के 3.09%। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.62 का था जो घट के 3.46 हो चुका है। ईपीएस 7.15 पे, प्री आईपीओ जो पोस्ट आईपीओ 12.35 हो जाएगा और पी रेशियो 12.31 का है जो घट के 7.12 का हो जाएगा। ओवरऑल वैल्यूएशंस की बात करें तो आरओई और रिटर्न ऑन नेटवर्थ में गिरावट देखने को मिल रही है जो रिटर्न रेशियो के प्रेशर को इंडिकेट करता है। हालांकि पेट और इबिटा में ग्रोथ रिकॉर्ड हुई है जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बढ़ता हुआ दिख रहा है जो कंपनी के लिए रिस्क फैक्टर माना जा सकता है। लेकिन साथ ही प्राइस टू बुक वैल्यू काफी हाई है जो आईपीओ की प्रीमियम वैल्यूएशन को इंडिकेट करता है। पॉजिटिव साइड पर ईपीएस नॉर्मल लेवल पर है और पी रेशियो रिलेटिवली रिजनेबल जोन में दिख रहा है। अब एक बार इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं, जहां पर इसने शांति गोल्ड इंटरनेशनल का 10.34 का ईपीएस है, 20.71 का पी रेशियो और 36.56 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। रेटा गोइंग इंडस्ट्रीज का 2.6 का ईपीएस है, 9.0 का पी रेशियो और 11.57 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। आरबीजेड ज्वेलर्स का 9.7 का ईपीएस है, 14.18 का पी रेशियो और 15.86 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। उत्सव सीजेड गोल्ड ज्वेलरीज का 11.63 का आईपीएस है, 19.01 का पी रेशियो और 19.76 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। जबकि ग्रोवर ज्वेलर्स का 7.15 का आईपीएस है, 12.31 का पी रेशियो और 45.67 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। ओवरऑल पीयर कंपैरिजन के बेसिस पर ग्रोवर ज्वेलर्स प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशंस के मामले में बैलेंस्ड और ईपीएस के लेवल पर एवरेज परफॉर्मेंस दिखाता है। बात करते हैं आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कहाँ होने वाला है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में 21.35 करोड़ का उपयोग होने वाला है और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाला है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े तो जल्द से जल्द आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि आपके इस दिन भर के बिजी शेड्यूल में हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और व्हाट्सएप के माध्यम से सीधा आपके पास पहुंच सके। ग्रे मार्केट में फिलहाल इस कंपनी के आईपीओ की कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जीएमपी के आधार पर कभी भी किसी आईपीओ में निवेश ना करें क्योंकि जीएमपी कभी भी बढ़ और घट सकती है। इसलिए हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए जिनकी सहायता से आज आप और हम मिलकर इस कंपनी का आईपीओ रिव्यू करने वाले हैं। नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन। ओवरऑल वैल्यूएशन में आरओई और रिटर्न ऑन नेटवर्थ डिक्लाइन हो रहे हैं जबकि पेट और इबिटा बढ़ते हुए दिख रहे हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बढ़ रहा है और पीबी रेशियो हाई वैल्यूएशंस को दर्शाता है। पॉजिटिव्स में अगर देखें तो ईपीएस स्टेबल है और पी रेशियो रिलेटिवली रिजनेबल है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल्स। ओवरऑल फाइनेंशियल्स में असेट, इनकम, पेट और इबिटा में ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ और रिजर्व्स भी पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहे हैं, लेकिन हाई डेब्ट लेवल एक मेजर कंसर्न हो सकता है जो फाइनेंशियल रिस्क को बढ़ाता है। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। ओवरऑल पीयर कंपैरिजन के बेसिस पर ग्रोवर ज्वेलर्स प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में स्ट्रांग है, वैल्यूएशंस के मामले में बैलेंस्ड है और ईपीएस के मामले में एवरेज परफॉर्मेंस दिखाता है। नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट की प्रीमियम। फिलहाल ग्रे मार्केट में इस कंपनी की कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। और नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटीमेंट। फिलहाल मार्केट काफी वोलेटाइल है, खासकर बजट के बाद, लेकिन इंडिया यूएस ट्रेड डील होने के बाद मार्केट का मूड काफी बेहतर होता हुआ दिखा, जहां निफ्टी बजट डे की गिरावट को कवर करते हुए लो से करीब 1000 पॉइंट के ऊपर रिकवर हो चुकी है। लेकिन अभी भी एसएमई आईपीओ की डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। इसलिए बहुत अच्छी कंपनी जिसके फाइनेंशियल्स अच्छे हो, जिसका बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग हो और जिसकी वैल्यूएशंस रीजनेबल हो, उसी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। फिलहाल मैं इस कंपनी के आईपीओ से दूर रहने वाला हूँ, लेकिन दोस्तों आपको मेरे डिसीजन पे अपना डिसीजन नहीं लेना है। खुद की रिसर्च करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद फिर डिसाइड करना है कि आप इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने जा रहे हैं या नहीं। दोस्तों आपका जो भी डिसीजन हो कमेंट बॉक्स में अप्लाई या अवॉइड टाइप करके भी बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये आईपीओ रिव्यू वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।